आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ अव्यय पढ़ेंगे। यहाँ मैंने एक यह चिड़िया का यानी उड़ता हुआ पक्षी है, इसका चित्र बना रखा है और इसी के आधार पर हम व्याकरण के उन अवयवों को समझेंगे। यहाँ मैं इस पक्षी के बारे में एक वाक्य लिख रही हूँ। यह उड़ता हुआ पक्षी बहुत सुंदर लगता है। अब यह उड़ता हुआ पक्षी बहुत सुंदर लगता है। यह पक्षी है, पक्षी यानी एक नाउन यानी संज्ञा। तो अब इसमें हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विशेष और प्रविशेषण यह सब छांटेंगे। सबसे पहले इसी हिसाब से हम यहाँ संज्ञा छांटेंगे। इसमें देखते हैं तो संज्ञा क्या हुआ, यहाँ पक्षी, पक्षी हुआ संज्ञा। फिर उसके बाद हुआ सर्वनाम, यहाँ यह सर्वनाम। फिर उसके बाद हुआ क्रिया, यानी यह जो पक्षी है वह उड़ता हुआ है तो इसकी क्रिया हुई उड़ना। फिर उसके बाद विशेषण, यह उड़ता हुआ पक्षी बहुत सुंदर लगता है। तो इस पक्षी की विशेषता क्या है कि यह सुंदर है, यहाँ पर विशेषण हो गया। फिर है प्रविशेषण। प्रविशेषण इसकी परिभाषा अभी फिर से समझेंगे, पहले यहाँ पर प्रविशेषण देख लेते हैं क्या है। यानी कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। यहाँ यह विशेषण है, इसकी भी विशेषता बता रहा है तो यह प्रविशेषण हो गया। और एक और अव्यय आया विशेष्य। विशेष्य किसको कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर यह उड़ता हुआ पक्षी बहुत सुंदर लगता है, यहाँ विशेषता बताई जा रही है इस पक्षी की, तो यहाँ विशेष्य हो गया पक्षी। यह संज्ञा भी है और यह विशेष्य भी है। इसको समझने के लिए, विस्तृत समझने के लिए सबसे पहले जो हमने इसकी संज्ञा निर्धारित की उस संज्ञा की परिभाषा जानेंगे। यानी संज्ञा की परिभाषा हुई इस प्रकार। हमने पक्षी को एक संज्ञा माना तो संज्ञा की परिभाषा क्या हुई, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव को संज्ञा कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ इसमें संज्ञा के बाद सर्वनाम, यानी इसी पक्षी के लिए हमने यहाँ सर्वनाम भी प्रयोग किया है। तो यहाँ सर्वनाम आया, इसकी परिभाषा हो गई। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये दोनों संज्ञा और सर्वनाम यहाँ इस पक्षी में हमने स्पष्ट कर दिए हैं, यहाँ संज्ञा और यहाँ सर्वनाम। उसके बाद हम यहाँ इसी चित्र से ही हमने क्रिया छांटी। यहाँ यह उड़ता हुआ
पक्षी है, यह इस पक्षी की क्रिया है उड़ना। तो वाक्य में जहाँ संज्ञा द्वारा की जाने वाली क्रिया का पता चलता है वही क्रिया कहलाती है। अभी क्रिया की परिभाषा ऐसे हो गई, वाक्य में जिन शब्दों के माध्यम से क्रिया का ज्ञान होता है या क्रिया का होना पाया जाता है, उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। अब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अब उसके बाद आया विशेषण। जैसे वाक्य में यहाँ स्पष्ट हुआ है, वह उड़ता हुआ पक्षी बहुत सुंदर लगता है, यहाँ विशेषण हो गया है, यानी इसकी विशेषता बता दी है। इसकी भी परिभाषा ऐसे हो गई, तो विशेषण की परिभाषा हो गई, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। फिर आया उसके बाद प्रविशेषण। चित्र में हमने अलग अलग छांट रखे थे, ये विशेषण के बाद आया प्रविशेषण। प्रविशेषण कहा है जो इसकी भी विशेषता बताता है, यानी विशेषण की भी विशेषता जो बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ लिख रखा है, ये चिड़िया सुंदर तो है लेकिन कितनी सुंदर है उसका माप बता रखा है कि वह बहुत सुंदर है, इसलिए इसको प्रविशेषण कह देंगे। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। फिर अगला आया है, इस चिड़िया में ही एक और विशेषता आई है, यानी एक नया अव्यय आया है, विशेष्य। तो विशेष्य की परिभाषा में स्पष्ट होता है कि संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य कहलाता है, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसको प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ हमको विशेषता किसकी बताई जा रही है, यह उड़ता हुआ पक्षी बहुत सुंदर है। तो उड़ता हुआ पक्षी बहुत सुंदर है, अर्थात बहुत सुंदर कौन है, पक्षी है। पक्षी यहाँ विशेष्य हो गया। इसकी परिभाषा इस प्रकार बनेगी, जिसकी, यहाँ हम जिस संज्ञा या सर्वनाम की भी कह सकते हैं, जिसकी भी कह दिया, या जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो या बताई जाती हो वह विशेष्य कहलाता है। जिस प्रकार से इस चित्र में इस पक्षी की सुंदर, ये जो विशेषण है सुंदरता है, इसको बहुत सुंदर कह दिया। पक्षी का जो विशेषण है यह बहुत सुंदर है और यह विशेष्य हो गया पक्षी। तो यहाँ पर हम विशेष्य किसको कह देंगे, पक्षी को। विशेष्य की परिभाषा बन गई, जिस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में
बताया जाता है वह विशेष कहलाता है। अब ऐसे ही ये संज्ञा शब्द, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य, इनके भी अलग अलग भेद होते हैं। जैसे संज्ञा के 3 भेद हुए, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी यहाँ हमने यह पक्षी एक शब्द प्रयोग किया है, यह जातिवाचक संज्ञा का एक रूप है। यानी यहाँ हमने यह पक्षी का नाम नहीं दे रखा, खाली पक्षी जातिवाचक में दे रखा है। यहाँ हमने यह कोयल भी नहीं कह रखा है, यहाँ हमने यह कौवा भी नहीं कह रखा है। अगर हम कोयल या कौवा कहते तो जातिवाचक व्यक्तिवाचक हो जाता, इसलिए यह जातिवाचक है। तो संज्ञा शब्द के 3 भेद कह दिया है। ऐसे ही फिर सर्वनाम शब्द आया, यहाँ यह सर्वनाम शब्द, इसके भी सर्वनाम शब्द के भी 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। फिर आया तीसरा, यानी एक पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा आया क्रिया। क्रिया के 2 भेद होते हैं, पहला है कर्म के आधार पर क्रिया भेद और दूसरा है प्रयोग के आधार पर क्रिया भेद। फिर चौथा आया विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो विशेषण का प्रकार है, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्या बोधक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ऐसे ही फिर आया प्रविशेषण। प्रविशेषण तो एक ही है। और आया विशेष्य। यह जो विशेष्य है यह एक वचन में भी हो सकता है और बहुवचन में भी हो सकता है। यानी जब हम विशेषता जिस व्यक्ति की बताते हैं वो बहुवचन में भी हो सकता है और एक वचन में भी। जैसे यहाँ ये है, ये पक्षी है, यहाँ ये ज़्यादा पक्षी भी हो सकते थे, इसकी विशेषता ज़्यादा पक्षियों में भी आ सकती थी और एक में तो आई ही आई है। इस प्रकार से हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य, ये 6 बातें ठीक प्रकार से समझ ली हैं।